रोहिणी का खूनी बदला। रमियापुर नाम का एक गांव था जहां राधिका नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। राधिका की पढ़ाई शहर से होने की वजह से वो आत्माओं और चुड़ैलों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ गांव से थोड़ी दूर पर एक शमशान घाट था जहां गांव के लोग आने जाने से डरा करते थे, क्योंकि बरसों साल पहले वहां कुछ दर्दनाक घटनाएं हुई थीं, जिसकी चर्चा हर एक व्यक्ति की जुबान पर थी। राधिका के साथ उसकी सहेली गुंजन भी गांव घूमने आई थी। गुंजन बहुत डरी सहमी लड़की थी जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन गांव में अचानक से बिजली जाने की वजह से गांव के सभी व्यक्ति एक साथ मंदिर के आसपास आकर बैठ रहे थे। गांव के व्यक्तियों की इतनी भीड़ देखकर राधिका कहती है, ये बिजली को भी अभी जाना था। गुंजन कहीं दिख नहीं रही, पता नहीं इतनी रात के अंधेरे में कहाँ चली गई। माँ, अपने गांव में क्या माताजी का जगराता हो रहा है? गुंजन भी यही माताजी का जगराता देखने गई होगी। नहीं राधिका, ये माताजी का जगराता नहीं हो रहा। ये तो बिजली जाने की वजह से मंदिर जा रहे हैं ताकि रोहिणी किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। अक्सर बिजली जाने पर वो गांव में आती है और किसी के भी शरीर पर कब्जा कर लेती है। माँ, तुम भी कहाँ पुरानी बातों पर भरोसा करती हो? ऐसा कुछ नहीं होता। रोहिणी तो कब की मर चुकी है। नहीं मरी रोहिणी। जब तक उसका खूनी बदला पूरा नहीं होता तब तक वो नहीं मरेगी। सरस्वती की बातों से राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसे आत्माओं पर भरोसा ही नहीं था। लेकिन बिजली जाने की वजह से उसे जबरदस्ती मंदिर जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर गुंजन घर के अंदर सो रही थी। उसे तो बिजली जाने तक का पता नहीं था। उसके चारों तरफ अंधेरा हो गया था और तभी हल्की सी हंसी के साथ किसी की अनजान आवाज आती है जो कहती है, मुझे जिस दिन का इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। अब ये गांव के लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो शरीर मिल गया। हल्की सी आवाज सुनकर गुंजन की नींद खुल ही रही थी कि तभी उसके सामने एक भयानक रूप लेकर खून से लथपथ रोहिणी उसके सामने खड़ी होती है, जिसे देखने के बाद गुंजन अपनी कपकपाती आवाज में कहती है, तुम कौन हो? प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे। तुम बहुत डरावनी हो और तुम्हारा चेहरा, हाँ, जैसे किसी ने रेजर से तुम्हारे चेहरे पर वार किया हो। बड़ी समझदार लड़की हो तुम। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं मारूंगी, और वो शर्त है कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए मुझे तुम्हारा शरीर देना होगा, जिसका इस्तेमाल करके मैं अपना खूनी बदला वापस लूंगी। हाँ। रोहिणी नाम है मेरा। मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। देखो रोहिणी, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तुम इस गांव में किसी और का शरीर क्यों नहीं ले लेती हो? मुझे छोड़ दो। मैं तो बस एक साधारण सी लड़की हूँ जिसे आत्माओं और चुड़ैल से बहुत डर लगता है। गुंजन जैसे ही रोहिणी को मना करती है तो रोहिणी अपनी बात मनवाने के लिए उस पर अपने तेज धार वाले नाखूनों से वार करती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वहां पर राधिका आ जाती है। और गुंजन को इतना डरा सहमा देखकर राधिका उसे अपने गले लगाती है और उससे वजह पूछती है। लेकिन गुंजन की हालत वजह बताने लायक नहीं होती है, क्योंकि रोहिणी हल्की सी रोशनी में आकर उसके हाथों पर लगी खून की बूंदें टपकाते हुए उसे इशारा करती है। रोहिणी का ये भयानक रूप देखकर गुंजन दहशत में आ जाती है। वो अपनी बात बदलते हुए कहती है, कुछ नहीं राधिका, मैंने बहुत बुरा सपना देख लिया था और जब नींद खुली तो चारों तरफ अंधेरा देखकर टेबल से टकरा गई, जिस वजह से हाथ में चोट लग गई।
मुझे ऐसा ही लग रहा था, इसीलिए मैंने तुमसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे। खैर जाने दो। माँ बता रही थी इस गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है, और ये सब बातें मैं नहीं मानती हूँ। राधिका, माँ बिल्कुल सही बोल रही होंगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते। राधिका गुंजन की बातों को समझ नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर बिजली वापस आ जाने से गांव के सभी व्यक्ति अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके दूसरे दिन रोहिणी गुंजन के शरीर में प्रवेश करके उसे शमशान घाट पर लेकर जाती है। शमशान घाट आ जाने के बाद रोहिणी गुंजन के शरीर से निकलकर उसके सामने खून से भरे मटके से नहाती है और उसी से अपनी प्यास बुझाती है। ये सब देखकर गुंजन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जो रोहिणी उसे कहती, गुंजन वही करते हुए कहती, अगली बारी किसकी है? मुझे पहले बता दो ताकि मैं उस व्यक्ति को देख सकूं। तुम तो सिर्फ खून की प्यासी हो, लेकिन शमशान घाट में मुझे हड्डियों का मांस निकालकर कंकालों को ठिकाने लगाना होता है। तुम तो मेरे बदले का सारा काम आराम से करने लगी हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं ऐसे शरीर में प्रवेश करूंगी जो मेरा काम और भी आसान कर रही है। रोहिणी ने गुंजन का शरीर तो अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन अब वो गांव के व्यक्ति को एक एक करके मार डालती और उनके शरीर के हिस्सों को शमशान घाट के आसपास लटकाकर छोड़ देती। गुंजन हर दिन अंधेरी रात में घर से बाहर निकला करती थी। लोगों के गायब होने का ये सिलसिला कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा कि तभी अचानक से गांव के सरपंच के पास कुछ औरतें आते हुए कहती हैं, सरपंच जी, हमारे बिल्लू के पापा को पूरा 1 दिन हो चुका है। मुझे खेत का बता के गए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। उनका कोई अता पता नहीं है। हाँ सरपंच जी, विमला बिल्कुल सही बोल रही है। मेरे पति भी घर का कुछ जरूरी सामान लेने बाजार गए हैं, लेकिन आज पूरे 2 दिन बीत चुके हैं, अब तक वो घर लौट कर नहीं आए। देखो, तुम्हारे पति छोटे बच्चे थोड़े ही हैं जो कुंभ के मेले में खो जाएंगे। अरे कुछ जरूरी काम में व्यस्त होंगे, खामखा तुम दोनों परेशान हो रही हो। सरपंच जी, खोज चालू कर दीजिए। मेरा पति न जाने किस हालत में होगा। कहीं वो रोहिणी ने उन्हें मार तो नहीं डाला है? हे भगवान, गांव के सभी लोगों को सुरक्षित रखना। दोनों औरतों की बात सुनकर सरपंच दहशत में पड़ जाता है कि तभी तीसरी औरत आकर अपने बेटे के गुमशुदा होने की बात सरपंच को बताती है। व्यक्तियों के गायब होने की खबर वक्त के चलते गांव में साए की तरह फैल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर रात हो जाने पर हर दिन की तरह गुंजन आधी रात को शमशान घाट जा रही थी कि तभी अचानक से राधिका की नींद खुल जाती है और राधिका चुपके से उसका पीछा करते हुए शमशान घाट तक पहुंच जाती है। वो देखती है, रोहिणी गुंजन से कहती है, गुंजन, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अंधेरी रातों में लोगों का खून पीने का मजा अलग ही है। अभी तो हड्डियां चूसना बाकी है। रोहिणी, अब तो तुम्हारे पास खून की कोई कमी नहीं है। जिसे चाहो उसे मौत के घाट उतार सकती हो, क्योंकि तुम तो खून का बदला खून से ही लेने आई हो। गुंजन, मैं हड्डियों से खून चूसूंगी। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं बदला लेकर जाऊंगी। कैसा लगा मेरा खून का हिसाब? राधिका दूर से खड़ी देखकर डर रही थी, क्योंकि उसके सामने का मंजर बहुत डरावना और खतरनाक था। वहां कई व्यक्तियों के हाथ पैर काटकर शमशान घाट के चारों तरफ लटक रहे थे। ये देखकर राधिका डरते हुए गांव वापस जाती है और वहां जाकर कुछ कहने से पहले ही बेहोश हो जाती है। इसके कुछ देर बाद राधिका को होश आता है तो सामने वो गुंजन को देखते ही कहती है, माँ, मुझे इस गुंजन और रोहिणी से बचा लो, वरना ये दोनों बाकी व्यक्तियों की तरह मुझे भी मारकर मेरा खून पी जाएंगी। माँ, गुंजन को मैंने खुद अपनी आंखों से खून पीते हुए देखा, वो भी उस रोहिणी के साथ जो बदला लेने वापस आई है। अरे राधिका, तुमने कुछ बुरा सपना देखा होगा।
मैं भला तुम्हारे साथ में ऐसा मजाक क्यों करूंगी? और वैसे भी ये रोहिणी कौन है? मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ। राधिका कुछ बताने की कोशिश करती, उससे पहले गुंजन उसे शांत कराती है। दूसरों की बातों को अनसुना करके राधिका सतर्क होकर गुंजन पर कड़ी नजर रखती है। इसके बाद उसे पता चलता है कि रोहिणी ने गुंजन के शरीर को वश में कर लिया है, लेकिन वो गुंजन को इस मुसीबत से निकालना चाहती थी, जिसके लिए वो रोहिणी का रहस्य पता करने की कोशिश करते हुए पंडित जी के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। इतनी आसानी से नहीं जाएगी ये रोहिणी। इसके और इसके परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ था, जिसका बदला लेने वो फिर से लौट आई है। और इसका यही उपाय है कि जब तक उसका खून का बदला पूरा नहीं होता, तब तक वो गांव के हर एक व्यक्ति का खून निकाल के अपनी प्यास बुझाती रहेगी। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा रोहिणी को खत्म करने का, वरना गांव का हर एक व्यक्ति उसकी हवस का शिकार हो जाएगा। आखिर क्या रहस्य है रोहिणी का? तुम गांव में सबको सतर्क होने के लिए कहो, जब तक मैं हवन की तैयारी करता हूँ। तुम गांव के सभी व्यक्तियों को मंदिर के पास लेकर आना। रोहिणी खुद ही बताएगी उसका रहस्य, लेकिन याद रखना, इस बात की भनक गुंजन को नहीं होनी चाहिए। पंडित जी इतना कहकर अपनी तैयारी में लग जाते हैं और राधिका रात हो जाने के बाद गांव के सभी लोगों को गुंजन और रोहिणी का सच बताती है, जिसके बाद गांव का हर एक व्यक्ति रोहिणी के आने से डरा हुआ था। लेकिन सरपंच एक व्यक्ति से घबराहट में बात करते हुए कहता है, उस रोहिणी ने गांव के सभी लोगों को मौत के घाट उतार तो दिया है, लेकिन अब हम 2 ही बचे हैं। अब अगली बारी हमारी है, क्योंकि ये तरकीब तो मैंने ही लगाई थी। सरपंच जी, अब हमारा क्या होगा? वो रोहिणी का बदला जब तक पूरा नहीं होता, तब तक वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं अभी। श्याम, तुम भूल गए जो हमने एक दूसरे से वादे किए थे? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रोहिणी से बिल्कुल भी नहीं डरना है। वहीं दूसरी ओर पंडित रोहिणी के घर में से उसकी कीमती चीज जलाने की कोशिश कर ही रहे थे कि उतने में ही रोहिणी की आत्मा खिंची चली आती है, क्योंकि रोहिणी की जान उसके घर के किसी कीमती सामान में बसी हुई थी। जिसके बाद रोहिणी पंडित से कहती है, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? मैं अपने परिवार का खूनी बदला लेने आई हूं। सबको खून से नहला कर जाऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, चुन चुन के मार डालूंगी। तू तो तब मारेगी जब मैं तुझे आजाद करूंगा। बोल, तू क्या चाहती है और तेरे साथ क्या हुआ था जो तू इन बेकसूर व्यक्तियों की जान ले रही है? ये गांव वाले बेकसूर नहीं, हैवान है, हैवान। बरसों साल पहले की बात है। हमारा एक छोटा सा परिवार था और मेरे पिता एक किसान थे, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से हमारे खेत को नुकसान हो गया और इन मतलबी गांव वालों से जो पैसे उधार लिए थे उसे मेरे पिता चुका नहीं पाए, जिसकी भरपाई मेरे परिवार को अपनी मौत से करनी पड़ी। रोहिणी की सच्चाई गांव का एक एक व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था और सरपंच के तो पसीना सिर से टपक रहा था। तभी गांव के कुछ लोगों ने हमें झांसा देकर शमशान घाट के पास बुलाया और वो भी इस सरपंच के कहने पर। हमारे पेट में और शरीर पर चाकू ही चाकू से वार किया। इसके बाद मेरा पूरा परिवार आखिरी सांस ले रहा था। तभी मैंने कसम खा ली थी कि इस गांव के किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगी। खून का बदला लेकर ही रहूंगी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। तुम बदले की आग में गांव के कई व्यक्तियों को मार चुकी हो। तुम यही चाहती हो कि सरपंच को सजा मिले, तो उसे अवश्य सजा मिलेगी। मैं इस सरपंच को अपने हाथों से मारना चाहती हूं, जिसने मेरे परिवार को बहुत तकलीफ पहुंचाई। ये गांव वाले तो बस तमाशा देखने के लिए हैं। इन्हें पहले ही पता चल गया था कि मुझे अंधेरे से कितना प्यार है, तभी तो ये मंदिर के पास जाकर अपने आप को सुरक्षित करते थे ताकि मैं मंदिर में ना आ पाऊं। रोहिणी की सच्चाई जानने के बाद गांव के सभी व्यक्तियों ने तय किया कि वो सरपंच को कड़ी से कड़ी सजा देंगे।
रोहिणी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस सरपंच को मैं जिंदगी भर जेल की हवा खिलाऊंगी। इसकी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन तुम मेरी इस मासूम दोस्त को आजाद कर दो। अच्छा हुआ रोहिणी जो तूने मेरे पति को मार डाला, वरना जिंदा होता तो मैं ही उसे अपने हाथों से मार डालती। वो इसी काबिल था, लेकिन तुमने सही किया। हमें तुम पर गर्व हो रहा है। आखिर एक बेटी ने अपना फर्ज पूरा किया। मेरा खूनी बदला पूरा हो चुका है और इस बदले में गुंजन ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की है। मैं हमेशा गांव वालों का और गुंजन का साथ दूंगी, उसके साथ कभी गलत नहीं होने दूंगी। रोहिणी इतना बोलकर गुंजन का शरीर छोड़ देती है। रोहिणी के जाने के बाद गांव वालों को पश्चाताप होता है और वो सरपंच को पुलिस के हवाले करके रोहिणी की संपत्ति बेचकर जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद के लिए मुफ्त में खेती का सामान देते हैं। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिला कि किसी की मजबूरी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए कि वो व्यक्ति मजबूर होकर किसी के झांसे में आकर अपनी जान गंवा बैठे। रोहिणी ने अपना बदला तो पूरा कर लिया था, लेकिन उसे वो जिंदगी दोबारा नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी।